जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान में निर्वाचन के विषय में क्या क्या वर्णन किया गया है। क्लियर? तो आइए निर्वाचन या इलेक्शन, ओके, यह संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो निर्वाचन या इलेक्शन का वर्णन संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 क तक में इसका वर्णन है। फिर से समझिए, निर्वाचन का वर्णन कहाँ है? तो संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेके 329 क तक। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब निर्वाचन का मतलब आप आम भाषा में समझिए चुनाव, इलेक्शन यानी चुनाव। ठीक, अब हम जानते हैं, आप जानते हैं कि भारत किस प्रकार का देश है? तो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा शासन। क्लियर? तो जनता के शासन, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। ओके, लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। तो अब जनता का शासन है तो जनता ही तो चुनाव करेगी। चुनाव में कौन भाग लेगी? जनता भाग लेगी। किसका चुनाव करना है यह कौन तय करेगा? जनता तय करेगी। तो लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र का आधारभूत क्या चीज है? निर्वाचन। लोकतंत्र का आधारभूत तत्व निर्वाचन है। और इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में ही निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया इसलिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और निर्वाचन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है? निर्वाचन। और निर्वाचन का इसीलिए संविधान में प्रावधान किया गया। अब निर्वाचन किस आधार पर होगा? तो वयस्क मताधिकार पर। किस आधार पर? तो वयस्क मताधिकार पर। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में 21 मतदान देने की आयु जो मिनिमम थी वो 21 वर्ष थी। निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार। अब वयस्क किसे माना जाएगा? तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर है। अब वयस्क पहले था कि 21 साल का जो व्यक्ति होगा वह चुनाव में भाग लेगा, मतदाता सूची में उसका नाम शामिल किया जाएगा। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह 21 वर्ष को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। यानी वयस्क मतदाता, वयस्क मताधिकार में अब 18 वर्ष से ऊपर के 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उनका नाम निर्वाचन सूची में शामिल किया जा सकता है। तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर, वयस्क का तात्पर्य है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति निर्वाचन सूची में शामिल होकर के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। चुनाव में शामिल होकर के चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि निर्वाचन अब कराएगा कौन, निर्वाचन में भाग कौन लेगा, ये तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब ये निर्वाचन या चुनाव कराएगा कौन? तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इलेक्शन कमीशन, एक निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन का अनुच्छेद 324 में एक प्रावधान किया गया संविधान में ही। ओके, यानी अब चुनाव या निर्वाचन कौन कराएगा? तो चुनाव आयोग कराएगा, जिसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, जिसे इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। ओके, तो
चुनाव का दायित्व किसे है? निर्वाचन आयोग को, अनुच्छेद 324। और निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका तात्पर्य है कि इसके विषय में वर्णन संविधान में है। संवैधानिक निकाय का मतलब, संवैधानिक संस्था का मतलब, संवैधानिक बॉडी का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब कि उसका वर्णन संविधान में है। ओके, तो चुनाव का दायित्व चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का है, अनुच्छेद 324 है, और यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, इसकी स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को की गई। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को। अब इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का दायित्व है। ओके, अब देखते हैं यह किसका किसका चुनाव कराएगा। तो यह संसद का चुनाव कराएगा। संसद का मतलब लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। दूसरा, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग। और अगला, राज्यों की विधानसभा और किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसका भी चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। ओके, तो निर्वाचन आयोग किसका किसका चुनाव कराता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, इतने लोगों का चुनाव मुख्य राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ओके, तो किसका किसका चुनाव हम लोग देख लिए? संसद का, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। अब आते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 324(2) के अनुसार। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 324(2) के अनुसार। ओके, तो नियुक्ति कौन करता है हम लोग समझ लिए। क्लियर? अब आते हैं, और ये ध्यान दीजिए कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग शुरू में एक सदस्यीय था। शुरू में जब संविधान लागू हुआ तो यह एक सदस्यीय था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 में से इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ध्यान दीजिएगा, शुरू में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, केवल सिंगल व्यक्ति था, लेकिन 1993 से अस्थायी रूप से इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है हम लोग देखें तो राष्ट्रपति करते हैं। ओके, अब आते हैं इनकी पदावधि यानी कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष। ध्यान से समझिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसको ध्यान से समझिए, चाहे 6 वर्ष पूरा हो जाए और चाहे 65 वर्ष पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो 6 वर्ष अगर पहले पूरा हो जाएगा तो भी रिटायर कर जाएंगे, या 65 साल के हो जाएंगे पहले तो भी रिटायर कर जाएंगे। और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की जो पदावधि होती है वह भी 6 वर्ष या 62 वर्ष। यानी अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर ले पहले, या 62 वर्ष के हो जाएंगे तो वो रिटायर कर जाते हैं। तो इस बात को, उनकी पदावधि कितनी होती है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग पद से कैसे हटेंगे। जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं उनको किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो उनको हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का है।
उनको जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का तरीका क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का तरीका है। अब हमारे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका क्या है? तो 2 कारणों पर हटाए जाते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाते हैं। और हटाएगा कौन? तो संसद के 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसको ध्यान से समझिए कि जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के बहुमत द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जाता है। यानी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। वो भी कैसे? 2/3 बहुमत के आधार पर। और कारण क्या है? तो कारण है साबित कदाचार, यानी घूस उस भ्रष्टाचार में फंसे हों, या असमर्थता यानी काम करने में असमर्थ हों। इन्हीं 2 कारणों पर न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। क्लियर? और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश पर, ध्यान समझिए, 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उनको हटाने की प्रक्रिया ये है कि वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। इसको फिर से ध्यान से समझिए आप कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, इसको जजों की तरह हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। क्लियर? तो ये इनको साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जाएगा 2/3 बहुमत से। लेकिन 2 अन्य जो सदस्य हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको चीफ इलेक्शन कमीशन के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो इनको पदावधि और इनको हटाने की प्रक्रिया के विषय में हम लोग देख लिए। अब इनकी सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अब हम चीफ इलेक्शन कमीशन के वेतन को देखते हैं। तो वेतन इनका होता है 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। क्लियर? और इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और साथ ही पदावधि के दौरान इनकी सेवा शर्तों और वेतन को कभी कम नहीं किया जा सकता। ओके? तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि इनका वेतन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,50,000 है, और साथ ही पद के दौरान इनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, सेवा शर्तों को कम नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई है। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। नियुक्ति कोई अन्य करता है और हटाता कोई अन्य है। इसलिए ये स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य का संपादन करते हैं। कौन? निर्वाचन आयुक्त। ओके? तो हम लोग देखें, अब आते हैं इनके कार्य क्या हैं। तो इनका कार्य हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, यानी चुनाव कैसा हो? तो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, जिससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। क्लियर? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था संविधान में की गई है। आगे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का तात्पर्य यह है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा के, उसमें परिसीमन आयोग यह देखता है कि सभी में लगभग इक्वल मतदाता हों। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में 1 लाख मतदाता हैं और कहीं 25,000 हैं। तो समय समय पर परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है
और वह क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं, यानी उनमें समानता स्थापित, मतदाताओं में समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ओके, तो दूसरा कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अगला, राजनीतिक दलों को मान्यता। किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, निर्वाचन आयुक्त देते हैं। ओके, और साथ ही ये किस आधार पर देते हैं? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 19A के अनुसार ये किसी भी राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं या किसी की मान्यता खत्म करते हैं। ओके, अगला, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। विभिन्न पार्टियों को किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह देना है, किसका चुनाव चिन्ह बदलना है, ये सब कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला, निर्वाचन का संचालन। क्लियर? चुनाव चिन्ह के बाद निर्वाचन, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसका संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और यह जो संचालन होता है, अधिसूचना जारी होने से लेकर के मतगणना तक का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। ओके, अब हम देखते हैं अर्ध न्यायिक कार्य में क्या है। तो अनुच्छेद 103 के अनुसार, अनुच्छेद 103 के अनुसार, अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों के सदस्यता अगर कहीं उनमें खामियां हैं तो राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग परामर्श देता है। संसद सदस्यों के अयोग्यता का निर्धारण करते समय, संसद सदस्यों के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों के अयोग्यता का निर्धारण करते समय भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है। ओके, साथ ही अनुच्छेद 193 के अनुसार विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता निर्धारण करते समय राज्यपाल को परामर्श कौन देता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग परामर्श देता है। तो हम लोग अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 193 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक कार्य भी देखे। 103 में संसद सदस्यों का अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, और 193 के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर उस राज्य के राज्यपाल को परामर्श देता है। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। ओके, तो ये कार्य देखिए। अन्य कार्यों में जैसे कहीं चुनाव में धांधली हुई है तो चुनाव को रद्द करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। आचार संहिता को आचार संहिता लागू करना, किसके लिए कौन सा क्या क्या नियम है। पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए दिन का या समय का निर्धारण करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। शांतिपूर्वक चुनाव हो, इसका दायित्व तो निर्वाचन आयोग को होता है। पात्रता, कौन से व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं, कौन अपात्र हैं, इसका निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। और साथ ही मतदाता प्रशिक्षण, मतदाताओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना, ये भी किसका दायित्व है? तो निर्वाचन आयोग का दायित्व है। उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं भारत के, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उनका दर्जा रैंकिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की रैंकिंग होती है वही चीफ इलेक्शन कमीशन की भी होती है। ओके, तो ये भी हमको याद रखना है। तो ये निर्वाचन आयोग के भारत में क्या क्या कार्य होते हैं ये हम लोगों ने देखा। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि यह राष्ट्रीय स्तर पर है, और राज्य में जैसे पंचायत का चुनाव जो होता है तो वह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जब राज्यों में स्थानीय निकायों का, पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का, नगर पंचायतों का चुनाव होता है तो वो चुनाव ये आयोग नहीं कराता, वो उस राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही कुछ फैक्चुअल जानकारी है, जैसे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ओके, सुकुमार सेन। और पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी।
VS रमा देवी। ओके, BS रमा देवी। ओके, और वर्तमान में जानते ही हैं कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं। तो पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और पहली महिला निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी, और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के विषय में मिल करके चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।